हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारा जो है 7th क्लास है और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो कल हम लोग बेसिकली आपका चंगेज खान के विषय में पढ़े। देखिए, तो कल हम सबसे पहले चंगेज खान के विषय में हमने पढ़ा था, बच्चा पढ़ रहा था। सबसे पहले आप देखिए चंगेज खान। अब दिल्ली सल्तनत में आपके अलग अलग वंश आ रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, वो साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत की तरफ बढ़ रहे हैं, दक्षिण पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ आपका बढ़ने वाला नहीं है। उसी समय उज्बेकिस्तान यानी कि ट्रांस अक्सानिया से ही एक आपका लुटेरा आता है और उसका नाम है चंगेज खान। ठीक, चंगेज खान आता है और चंगेज खान कहां जा रहा है? आपका दिल्ली की तरफ। क्लियर है? अब देखिए उसने क्या किया कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद में शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। कहां पहुंच गया था? उज्बेकिस्तान। ये हुआ आपको उज्बेकिस्तान, ठीक उसके नीचे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और उसके बाद पंजाब प्रांत से होते हुए सीधे दिल्ली की तरफ अपना रास्ता करेगा। कौन? चंगेज खान। अब ये दिल्ली पे पहुंच रहा है और दिल्ली पे पहुंच रहा है तो इस समय आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या हुआ है, मंगोल ने क्या बोला? अपना धावा बोला है। धावे का मतलब है उसने आक्रमण किया है। अगर प्रश्न बन जाए, आपसे पूछ ले दिल्ली सुल्तान ऐसे कौन से थे, आपके दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है, चंगेज खान के हमलों को झेला है, तो एक का नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और एक का नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। और आपको कहानी समझ आई कि जो इतनी बड़ी ये लोग विशाल सेना रख रहे थे, ठीक, वेतन के बदले आपका भूमि दे रहे थे, क्या कारण था? तो उसके दो कारण थे। एक तो उन्हें आपका दक्षिणी अभियान चलाना था और दूसरा कारण था कि अगर चंगेज खान भारत में अटैक करता है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त सेना होनी चाहिए। इतनी विशाल सेना को संभालने के लिए प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। क्लियर है? इसको हम लोग आपका इसमें देखेंगे। अब ये रहे दोनों सुल्तान और दोनों ने कैसे अपना कंपैरिजन करके इन चीजों को देखा है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी एक बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाइए, माइक लेकर पढ़िए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें एक पॉइंट इसका पढ़ना है और सेकंड पॉइंट इसका पढ़ना है। क्लियर है? ताकि आपस में हम लोग अच्छे से कंपैरिजन करते रहेंगे। चलिए, जीआईसी फाटा। हेलो हेलो, क्या नाम है बेटे आपका? सर, मेरा नाम अदिति है। अदिति। अदिति। इतना संकोच क्यों है जी पढ़ने में? ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं आपसे मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूँ सोशल साइंस की क्लास में, या आपको इंग्लिश का कोई चैप्टर दे दिया है, आपको वर्ड्स नहीं आएंगे। बड़ा आसान सा है सब, हम तुम जैसे ही हैं, सेम क्लास बच्चे बैठे हैं। नहीं आता तो अच्छी बात है, हम लोग सीख लेंगे। आता है तो क्या दिक्कत है? जहां तक हमें आता है वहां तक हमें कोई नहीं पिछाड़ सकता। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखिए, ऐसी बात है। चलिए जी सर। शुरू करो दीदी। सर, इसको रीड करना है। हाँ, रीड करना है, एक पॉइंट ये पढ़ना है, एक पॉइंट ये करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। दिल्ली पर दो बार हमले हुए, सन 1299 और 1300 में, और 1302 तथा 1303 में इनका सामना करने के लिए आलुद्दीन खलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासन में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने
पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर में निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच में भूमि में कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल दिया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा कर दिया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और वो आकांक्षा थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा दे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की बैठ जाओ बेटे, आप तरह टोकन बैठ जाओ। देखिए, ध्यान दीजिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 शासक हैं, एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी और एक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों शासक ही कैसे हैं? महत्वाकांक्षी हैं तो अपने पास एक सेना भी रखेंगे बहुत स्थायी, और उसके 2 कारण होंगे। दोनों को दक्षिण विजय अभियान करना है, और उससे बड़ी बात कि चंगेज खान भारत में हमला ना करे, उसके लिए हमारे पास सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। तो इन दोनों के इंतजाम को हम लोग आपका देखते हैं। दोनों का कंपैरिजन है बेसिकली आपस में। सबसे पहले देखिए, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। किसके समय काल में? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। कितनी बार हमला हुआ? 2 बार। एक समय है आपका 1299 से लेकर आपका 1300, और दूसरा 1302 से लेकर 1303 तक। इसका सामना अलाउद्दीन खिलजी की एक स्थायी सेना खड़ी थी। जब ये अटैक करने आया तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल प्रिपेयर था कि अगर अटैक होता है तो मैं बिल्कुल आपका तत्पर रहूंगा, और ऐसा हुआ भी। चंगेज खान और अलाउद्दीन खिलजी के 2 बार आपका आमने सामना हुआ, एक 1300 में और एक 1302 से लेकर आपके 3 के आसपास। अगर इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करें? मोहम्मद तुगलक के में, तो मोहम्मद तुगलक के प्रारंभिक वर्षों में सुल्तान पर हमले तो हुए, पर मंगोल सेना परास्त हो गई। कौन हार गई? मंगोल सेना हार गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सेनियाई पर आक्रमण की योजना बना ली, यानी कि उल्टा वो उस पर आक्रमण करने आ रहा था चंगेज खान, और जहां उसने उज्बेकिस्तान को कब्जाया था, उसे कब्जाने के लिए कौन चल पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, ठीक, और एक स्थायी सेना रखना उसका आक्रामक कदम था। अब उनने जल्दबाजी में एक सेना रख ली बहुत बड़ी, और जिसका क्या काम था कि मेरे को सेना रखनी है और मेरे को अब अटैक करना है, और कहते हैं ये उनका आक्रामक का मतलब होता है कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस दिशा में आक्रामक का रूप ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरसैन शहर बनाया,
अब जहां इतनी बड़ी विशाल सेना रखनी है, कहीं तो छापनी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक नया स्थान बना दिया, गैरसिन शहर, सिंध प्रांत के आसपास, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के साथ। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, नया गैरसिन शहर बनने के स्थान पर दिल्ली के शहरों में सबसे पुराना शहर था दिल्ली कुन्हा को निवासियों को खाली करवा लिया। अब जो लोग आपका दिल्ली कुन्हा में रह रहे थे उनको खाली कराता है और वहां क्या बनाता है, सैनिक छावनी, यानी कि गांव के लोगों को हटाकर सैनिक छावनी को शिफ्ट कर देता है। और जो ये गांव के लोग हैं इनको नई राजधानी जिसे कहते हैं दौलताबाद, दिल्ली में ही है आज की तारीख में, ठीक, दौलताबाद में वहां उनको भेज देता है। तो लोगों क्या करा, उनने शिफ्ट किया और उसने क्या किया, नया शहर बसाया। अब बताइए, नए शहर बसाने में, वहां नई छावनी बनाने में ज्यादा आसान होगा कि लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाना, हटे हुए लोगों की जगह अपनी छावनी फिट करना। तो ऐसा काम किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या समस्या थी कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके उस पैदावार का 50% लिया। कह रहे हैं अगर इतनी बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी को रखनी है, कम से कम खाना तो मिले। उस खाने के इंतजाम के लिए क्या किया उसने उस खाने के इंतजाम के लिए सबसे पहले गंगा यमुना का जो दोआब के क्षेत्र में जो लोग कृषि कर रहे थे उनसे उसकी कृषि का 50% मांगा। किसके रूप में, टैक्स के रूप में, लोगों ने दिया भी। वही 50% भाग से क्या करता था, वो अपनी सेना को खाना खिलाता था। ये था अलाउद्दीन खिलजी का पैटर्न। आइए मोहम्मद बिन तुगलक, तो मैं सेना को खिलाने के लिए उसके इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किए। सैनिकों की इतनी विशाल सेना की जरूरत पूर्ण करने के लिए सुल्तान अतिरिक्त कर भी लगाया। पहले तो अपने क्षेत्र से इकट्ठा करना था, उसके लिए भी अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। और फिर क्या होता है, इस टैक्स के साथ उसके क्षेत्र में पड़ गया अकाल। अकाल का मतलब है सूखा, भूखमरी बढ़ गई। यानी कि तुम खाद्यान्न भी इकट्ठा कर रहे हो, टैक्स भी ले रहे हो, दो चीज एक साथ कर रहे हो, और ऊपर से पड़ जाए अकाल। जब पैदावार ही ना हो तो किसान तुम्हें कहां से देगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ बहुत बुरी तरह से आपका आलोचनाओं का शिकार हुआ। अब नंबर आया अब आपका सैनिक के आपके वेतन देने का। तो मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी को देखते हैं। पहले सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। उसने कहा कि मैं सैनिकों को जमीन नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, बल्कि नगद वेतन दूंगा। और उसने तय कर लिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। उसने कहा कि जितना भी, उसने रिसर्च की कि हमें सैनिकों को ज्यादा वेतन देना क्यों पड़ता है, क्योंकि खाद्यान्न चीजें महंगी हैं, इसलिए हमको ज्यादा वेतन देना पड़ता है। बाजार में ब्लैकमेली बहुत है, काला बाजारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। अगर हम काला बाजारी को नियंत्रित कर लेंगे तो सैनिकों के पास की जो पहुंच है वो आसान हो जाएगी, हमको सैनिकों को कम वेतन देना पड़ेगा। उसी ने क्या काम किया कि व्यापारी अपनी चीजों को कीमतें बढ़ा देंगे, और व्यापारी क्या करते थे, अपनी चीजों की जो कीमतें थी उनको बढ़ा देते थे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करना शुरू कर दिया। अब उसने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, इनकी चीजों पर नियंत्रण रहेगा। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी इसका उल्लंघन करता था उन्हें सजा देते थे। बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने छोटे बच्चों को आपका सीबीआई सीआईडी में नियुक्त किया। आज के समय में ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग आपका विजिलेंस लगा देते हैं, आपका सर्विलांस किसी पर कर देते हैं। इसने बाजारों में बच्चों को भेजा सामान लेने के लिए कि कहीं व्यापारी महंगा सामान देंगे, जो कम देंगे। अगर कोई व्यापारी किसी को कम सामान देता था तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे उसका उतना मांस काटकर उसको बराबर कर देते थे। उसने ऐसा डर बना दिया कि कोई व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोई भी व्यापारी ना तो आपका रेट बढ़ाने को सोचता था, ना किसी का धोखाधड़ी करने की। और इससे क्या हो गया कि बाजार में जो आपके वस्तुओं की कीमत थी वो आपका नियंत्रित रही। उधर आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसे कुछ कुछ आज के कागजी नोट की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब देखिए, उसे पैसा देना था लोगों को। उसने क्या किया, उसने नए नोट छापने शुरू कर दिए। पहले क्या था, इस समय में सिक्के चलते थे, तांबे के, सोने के, चांदी के, मिक्स के,
उनकी अलग अलग वैल्यू थी। इसने एक नया सिक्का चलाई, रुकाट टोकन, सांकेतिक रूप से बाप की मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। कैसे थे? सस्ती धातु के। 14वीं सदी में लोगों का मुद्रा से भरोसा उठ गया। अब क्या हो गया? पैसे की वैल्यू गिर गई, डिफ्लेशन आ गया, ठीक। अब वैल्यू नहीं रही करेंसी की, और अपने सोने चांदी के सिक्कों से बचाकर रखते थे। अब क्या किया? जो राजा ने नई बाप की मुद्रा चलाई है उसको तो बाजार में ले आए, और बाजार में जितने सोने चांदी के सिक्के फैले हुए थे उनको सबको आपके इकट्ठा कर लिया अपने लिए, ठीक। ये हुआ। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बेचकर बचा कर रखते थे, और तमाम इस टोकन मुद्रा से ही ये आपका चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जाते थे। अब लोग क्या करने लगे कि राजा ने जो सी मुद्रा चलाई थी, सुल्तान ने, इसको अपने घर में बनाने लगे, सोना चांदी इकट्ठा करा, सिक्के देते रहे, और भैया सब कुछ अपना कब्जे पे करते रहे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। इतिहासकार ने कीमतों की कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल में बहुत प्रशंसा की गई। इतिहासकार ने कहा है कि बहुत अच्छा शासन प्रशासन था अलाउद्दीन खिलजी का। एक मंगोल आक्रमण के खतरे का उसने भी सफलतापूर्वक सामना किया। अगर उधर आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखोगे कि इसने कैसा आपका सामना किया है, तो दिखाएंगे प्रशासनिक कदम बेहतर असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और विशाल सेना को भंग कर दिया। ऐसे है, अब उसने कहा कि अब मैं कोई आपका तुरान पर, ईरान पर कोई अटैक नहीं करूंगा, और उसने अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इससे प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए गए थे उससे कई परेशानियां आपकी पैदा हुई। दौलताबाद में ले जा रहे लोग नाराज हो गए, कर में वृद्धि कर दी। गंगा दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, लोग बगावत पर उतर गए, और लोग क्या हो गए? उससे तंग हो गए, और उसने अपनी वापसी जो है मुद्रा वापस ले ली। इसीलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा था सुल्तान था जिसे जनता गाली भरे खत लिखती थी और उसके दरबार पर जूते चप्पल रखे मिलते थे, तो ऐसा एक ही शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा, आश्चर्यचकित होगा कि सबसे पढ़ा लिखा भी यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। और सुल्तानों की तुलना में पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे अनपढ़ कौन शासक था? तो अकबर आएगा आपको मुगल काल में। तो देखिए ये आपका इस तरह की उसने आपकी नीति चलाई, ठीक। यानी कि उसने टैक्स का आपको कब बढ़ाया? गंगा दोआब क्षेत्र में, जब आपको गंगा दोआब में आपको सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, कार आ गया, उसने आपका टैक्स बढ़ा दिया। नई मुद्रा चला दी, लोगों ने सोना चांदी के सिक्के अपने घर में जमा कर लिए, नकली सिक्के बाहर रख दिए, ठीक। अपनी राजधानी को कहां ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। यहां से कहां लेकर गया? दौलताबाद। जैसे ही लोग आपके दौलताबाद जाके शिफ्ट हुए, अगले दिन घोषणा कर देता है कि मैंने स्थायी सेना भंग कर दिए, लोगों को आपका वापस ले आओ। तो इस तरह के काम करता था मोहम्मद बिन तुगलक, और यही कारण था कि इसकी आलोचना होती। अब देखिए, इन तमाम असफलताओं के गिनती करने तो हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के लिए अभियान योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की ही योजना थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के सुल्तान। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 15वीं और 16वीं शताब्दी के सुल्तान कैसे हैं इनको देखते हैं। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रही हो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, तालिका वन को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा में सैयद और लोधी वंश का ही राज था। किसका था? सैयद और आपके लोधी रहे जिनका वंश था शायद। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे।
उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित में से कुछ छोटे तथा वे शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 के बीच बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंधक के रूप में काम शुरू हुआ। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556, यानी कि दो काल दिखाई देते हैं। आपको देखेंगे कि 1540 से 1555 के बीच में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, और लास्ट में एक साल बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हुमायूं फिर जीत लेता है और शेरशाह सूरी को वहां से खदेड़ देता है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को राजवंश स्थापित किया। सूरवंश के में केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 1555 में शासन किया। इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के कई तरीकों को अपनाकर और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 में जब वह मुगल साम्राज्य का समाकेंद्रण करता है तो उसके प्रति विद्यमान के रूप में शेरशाह सूरी के प्रशासन को ही अपनाया। यानी कि उसने किसके शासन को एक्सेप्ट किया था? बेसिकली आपको पता होना चाहिए, शेरशाह सूरी के ही शासन को अपनाया था। किसने? अकबर ने। और मैं अगर आपको बताऊं, सारे मुगल काल का काम ले लीजिए और अकेले शेरशाह सूरी का काम ले लीजिए, बराबर है। उस व्यक्ति ने 15 साल में इतना काम किया है, यकीन मानिए रिकॉर्ड तोड़ उसने परफॉर्मेंस की। जो आज आपको जितनी भी ये हाईवे दिखाई देते हैं ना, उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया था ग्रैंड ट्रक रोड का, ठीक, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड। क्लियर है? आज तो आप देखते हैं जीटी रोड की जगह स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, क्लियर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पक्की सड़कों को लाने वाला अगर कोई था तो उसका नाम शेरशाह सूरी था। तो ये इस समय के शासकों की बीच थी, जिनको हम लोग आगे बहुत व्यवस्थित रूप से बड़े अच्छे से इनको पढ़ेंगे, गौर भी करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी को स्थापित किया? स्वयं बताएंगे, चैप्टर के शुरुआत में ही लिखा है। दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? अरबी थी, फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी? खुद बताना है, बता चुका हूं, बार बार कहा है, बोल करके कई बार दिखाया है कि ये इनकी प्रशासनिक भाषा थी। किसके शासन काल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? चौथा है, इब्न बतूता किस शहर से भारत आया था? अब आप बताएंगे अफ्रीका का एक शहर था, आपको बताना है कौन सा शहर है। बड़ा वल्नरेबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए, सोचिए। देख लिया, न्याय चक्र के अनुसार सेनापति के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के भीतर और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? आपने देखा है कि सुल्तान को देश के भीतर शासन करना और बाहरी क्षेत्रों में शासन करने में क्या डिफरेंसेस था, मैंने आपको बताया था। दिल्ली एक था सिंध का गैरसैंण शहर, दूसरा मैंने बंगाल को लेकर बड़े अच्छे से एग्जांपल किया था। तो उसके बाद मैंने आपको नीचे के शहर दिखाए थे कि वारंगल में, विजयनगर में शासन करना कितना कठिन था। और लास्ट में है, मुफ्ती को अपने कर्तव्य का पालन करने में सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था कि आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहिए, के पीछे क्या कारण हो सकता है? अगला है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का प्रभाव क्या था? और लास्ट वाला लाइन जो हमने कंपैरिजन पढ़ा है, उसी पूरे कंपैरिजन से ये पूरा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारा एक एक करके जो है पूरे क्वेश्चन पर विचार किया है, और कुछ बचे हुए हैं, आप इनको स्वयं देखें। तो इस तरह से हमने इनको गौर कर इन सारी चीजों को। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ सकता है। चलिए, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हमने इस तरह से दिल्ली सल्तनत के बहुत सारी चीजों के विषय में पढ़ा, और हमने बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की, या मोहम्मद तुगलक की, जो मंगोलों को लेकर, या आप कह सकते हैं चंगेज खान को लेकर, जो ने एक बड़ी स्थायी सेना रखी थी, उसके विषय को हमने गौर करके पढ़ा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए,
मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।